नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री धवाई। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बैठक बुलाई है। 21 मार्च को जीते विधायकों को कार्यालय बुलाया गया। नवनिर्वाचित विधायकों से अखिलेश यादव मिलेंगे। 21 मार्च को सुबह 11 बजे सपा कार्यालय में बैठक होगी। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सपा विधायक जो हैं, सपा मुखिया जो हैं अखिलेश यादव जो हैं, वो मुलाकात करने वाले अपने कार्यकर्ताओं से, और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ये बैठक बुलाई है। और दूसरी तरफ खबर ये भी निकलकर सामने आ रही है कि विधायकी छोड़ सकते हैं और सांसद बने रह सकते हैं। शिवपाल यादव बने नेता प्रतिपक्ष, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एसपी मौर्य को जिम्मेदारी दी जा सकती है प्रदेश अध्यक्ष की कमान। 21 मार्च को बैठक में फैसला हो सकता है। तो एसपी मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जा सकती है, इस पर भी फैसला हो सकता है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ शिवपाल यादव बन सकते हैं नेता प्रतिपक्ष, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अब मतगणना के बाद, मतगणना के रिजल्ट के बाद अब कैबिनेट और विपक्ष पार्टियों में किसे कौन सा पद दिया जाएगा, इस पर चर्चा देखने को मिल रही है। ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए बात करेंगे संवाददाता तौकीर किदवई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तौकीर, एक तरह से देखा जाए तो पहले ये खबर निकलकर सामने आई कि अखिलेश यादव जो हैं वो विधायकी छोड़ सकते हैं, आजम खान भी, यानी कि वो लोकसभा में बने रहेंगे सांसद के तौर पर। अब ये भी खबर निकलकर सामने आ रही है, समाजवादी पार्टी से जुड़ी ही ये बड़ी खबर से कहा जा सकता है कि महत्वपूर्ण जिम्मेदारी शिवपाल यादव को दी जा सकती है। पूरी जानकारी। जी बिल्कुल, आज समाजवादी पार्टी कार्यालय पे कई ऐसे विधायक थे जो पहुंचे थे, जो चुनाव जीते हुए हैं, जिसमें अभय सिंह हैं, पंकज पटेल हैं, मन्नू अंसारी हैं जो मुख्तार अंसारी के भतीजे हैं। ऐसे बहुत सारे नाम थे जो आज समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचे थे। खासकर स्वामी प्रसाद मौर्य भी आज पार्टी कार्यालय पे मौजूद रहे। माना जा रहा है कि चर्चा थी इसी बात को लेकर के कौन आखिर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पे बैठेगा। कई लोगों की सहमति थी कि शिवपाल यादव को ही बनाया जाए, ताकि क्योंकि पुराने नेता हैं और काफी लोगों के बीच चर्चित रहे हैं। और शिवपाल यादव को लेकर यह भी चर्चाएं थी कि बहुत ज्यादा उनको सम्मान नहीं दिया गया पार्टी में, चुनाव में उनको बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया गया, इसलिए अब जिम्मेदारी बनती है क्योंकि आप सत्ता से दूर रह गए हैं, तो कहीं ना कहीं शिवपाल यादव का कद बढ़ाया जाएगा तो पार्टी को उसका फायदा मिलेगा। चलिए, लेकिन एक तरह से देखा जाए, जिस तरह से ये जीत मिली है शिवपाल सिंह यादव का, अगर हम रिकॉर्ड देखें तो उनका एक अच्छा खासा जनमत रहा है। तो क्या हम ये मानकर चले कि अब सपा आगामी जो परिदृश्य है उसे लेकर पार्टी की बेहतरी के लिए कर सकती है? जी बिल्कुल, 21 मार्च को भी एक बैठक भी बुलाई गई है समाजवादी पार्टी कार्यालय पर, जहां पे बहुत सारे विधायक पहुंचेंगे और विधानमंडल दल की बैठक होगी। उसमें निर्णय लिया जाएगा कि आखिर विधानमंडल का नेता किसको बनाया जाए। और एक बात और भी खास है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी चर्चाएं चल रही हैं। माना जा रहा है कि नरेशोत्तम पटेल की जगह पर अब स्वामी प्रसाद मौर्य को भी प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव हार गए हैं। ऐसे में पार्टी में उनका कद बनाए रखने के लिए उनको प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी दी जा सकती है, ताकि वो संगठन को मजबूत कर सके और जो ओबीसी वोटर की जो राजनीति हुई है अभी इस 2022 के चुनाव में, इसको और मजबूती जा सके। और खासकर जो यादव लैंड थी, या कहें कि जो आपने देखा होगा कि इटावा, मैनपुरी जैसे जो इलाके थे, फिरोजाबाद, कन्नौज, जो यादव लैंड कहलाता है, वहां से भी उनको काफी हार का सामना करना पड़ा। कई ऐसी सीटें थी जो यादव गढ़ कहलाती थी, अखिलेश यादव को गढ़ कहलाता था, वहां से भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया। तो कहीं ना कहीं शिवपाल यादव का कद बढ़ाने के बाद इन जगहों पर भी मजबूती मिलेगी। अब देखना होगा कि जब शिवपाल यादव को पे औपचारिक मोहर कब लगती है। फिलहाल बिल्कुल, और ये ठीक भी है, जैसा कि तौकीर आपको ही पता होगा, रिजल्ट सामने आए हैं तो 9,000 ज्यादा मत जो है, 90,000 से ज्यादा मत जो है लगभग शिवपाल यादव को मिले हैं। अखिलेश यादव को 66,000 से ज्यादा मतों से जीत हासिल हुई है। तो इससे भी जोड़कर देखा जा रहा है चाचा भतीजे के इस वोट अंतराल को। बने रहेगा तौकीर हमारे साथ। कॉल होल्ड पे हो गई है। इसी बीच उत्तर प्रदेश से यह बड़ी खबर है, विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद अब विधान परिषद स्थानीय निकाय के चुनाव होने हैं। अब इसके कारण प्रदेश में अभी 13 अप्रैल तक आचार संहिता लागू रहेगी। पहले विधानसभा चुनाव के साथ ही विधान परिषद के भी चुनाव होने थे, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग के ने बाद में विधान परिषद चुनाव के लिए नया कार्यक्रम जारी कर दिया है। 9 अप्रैल को दोनों चरण का मतदान होगा, 12 अप्रैल को मतगणना के बाद परिणाम आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद स्थानीय निकाय चुनाव की प्रक्रिया 15 मार्च से प्रारंभ होगी। विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकारी क्षेत्र की 36 सीटों पर 15 मार्च से चुनाव प्रक्रिया शुरू होगी।
तो अब 29 एमएलसी सीटों पर वोट डाले जाने हैं। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि भी 19 मार्च है। 21 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 23 मार्च तक नामांकन वापस लिए जाएंगे। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 9 अप्रैल को दोनों चरणों में मतदान होगा। तो अब विधानसभा चुनाव के बाद अब बारी है एमएलसी को लेकर। 13 अप्रैल को यहां पर विधान परिषद के चुनाव है और 13 अप्रैल तक आचार संहिता लागू रहेगी। 29 एमएलसी सीटों पर 15 मार्च से नामांकन होंगे। पूरी जानकारी तौकीर। जी बिल्कुल, 15 मार्च से इसका नामांकन शुरू होगा और 23 मार्च और 25 मार्च को जो है इसका मतदान होना और 9 अप्रैल को खास बात है काउंटिंग होगी। तो फिलहाल अभी लोगों को लेकर उत्साह जरूर नजर आ रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी पहले तैयारी कर चुकी थी। इन 36 विधानसभा सीटों को लेकर 36 एमएलसी की जो सीटें हैं इनको लेकर तैयारी तेज कर दी गई थी और ये भी माना जा रहा था कि ऐसे जो नाराज नेता हैं जिनको विधानसभा में चुनाव में टिकट नहीं मिला, ऐसे लोगों पर समाजवादी पार्टी मोहर लगा सकती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए भी अहमियत मानी जाती है, क्योंकि वो भी अपनी बहुमत बचाने के लिए इस चुनाव में पूरी तरह से दमखम लगाएगी, क्योंकि 100 विधान परिषद की सीटें हैं जहां पर इस चीज को और समझना होगा कि 10 मंत्री हारे हैं योगी कैबिनेट के। तो ऐसे में क्या इन्हें भी मौका यहां पर दिया जाएगा और उसे फुलफिल करने के लिए ये होगा? जी बिल्कुल, पूरी तरह से कोशिश यही रहेगी कि जो ऐसे नेता है जो हारे हैं, जो बड़े नाम है, जिनको मौका नहीं दिया सरकार जनता ने, अब उन लोगों को पार्टी जो है एमएलसी के चुनाव में मैदान में उतारेगी। और जो क्षेत्रीय लोग हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा लोग जनता वोट नहीं करती, नगर निगम के जो पार्षद हैं वो करते हैं, प्रधान करते हैं, जो जिला पंचायत के नेता हैं वो करते हैं। तो करीब 1,27,000 ऐसे लोग हैं जो वोट करते हैं। तो ऐसे में कोशिश होगी कि जो चेहरे हारे हैं, जो बड़े नाम हैं, उनको मैदान में उतारा जाए और अपने ही नेताओं से वोट कराकर फिर उनको सदन तक पहुंचाया जाए। लेकिन फिलहाल सवाल ये उठता है कि जो इस तरह का चुनाव है, जो 36 सीटें हैं, वो दोनों के लिए बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि विधान परिषद में दोनों की भूमिका बहुत अहम होगी। अब लेकिन विधान परिषद का अगर हम जिक्र करें तो विधान परिषद में जैसा कि उच्च स्तरीय में बीजेपी को स्ट्रांग माना जाता है, तो विधान परिषद में समाजवादी पार्टी की स्थिति कैसी है तौकीर? चलिए, शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही, दोबारा तौकीर से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल तौकीर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। उत्तर प्रदेश में 3 दशक बाद किसी पार्टी की लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी के जश्न के बीच उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार यानी कि कल नई दिल्ली के दौरे पर रहेंगे। नई दिल्ली में योगी आदित्यनाथ की बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात होगी। इसके बाद उत्तर प्रदेश में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया को रफ्तार मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात में लगातार 2 दिन के दौरे में व्यस्त रहने के कारण उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब रविवार को उनके साथ ही बीजेपी के अन्य शीर्ष नेताओं के साथ भेंट करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ की बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, धर्मेंद्र प्रधान और संगठन के बड़े पदाधिकारियों के साथ मुलाकात का कार्यक्रम है। माना जा रहा है कि इस दौरान उत्तर प्रदेश में नई सरकार के शपथ ग्रहण के साथ ही नए मंत्रिमंडल पर भी चर्चा होगी। जनता ने एक बार फिर से बीजेपी पर अपना भरोसा जताया है और प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई है। जनता के इस जनादेश पर डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने जनता का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी एक बार फिर से अपने संकल्प पत्र के माध्यम से किए गए वादों को पूरा करेगी और जनता के हित के लिए काम करेगी। अब इस दौरान कई मंत्रियों ने भी जनता का आभार जताया है। अब सरकार का तो यही लक्ष्य है कि माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने जो विकास की यात्रा आपने 2017 से 2022 तक की प्रारंभ की थी, उसकी गति और तेज हो और आने वाले सभी तीज त्योहार पवित्रता, उल्लास, आपसी समन्वय और सौहार्द से मने, संकल्प पत्र के एक एक वादे पूरे किए जाएं। प्रदेश की जनता ने पिछले 7 साल से केंद्र में यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा चलाए जा रहे जो सुशासन, विकास और गरीब कल्याण के जो कार्यक्रम थे और उसको योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के द्वारा ठीक प्रकार से कराए गए क्रियान्वयन,
उसकी वजह से जनता का भारी समर्थन जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिला है और कमजोर तबके तक उन नीतियों को पहुंचाना और उनको लाभान्वित किया जाना, यह जितनी ईमानदारी के साथ हुआ उससे जनता ने भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार किया है। ये उत्तर प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रदेश है और प्रधानमंत्री जी की ब्लेसिंग हमको हमेशा रहती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो योजना है उनको नीचे तक पहुंचाना और हमारे प्रधानमंत्री जी का स्लोगन है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। उसको नीचे तक चढ़ता अर्थ हम लोग कर रहे हैं। पुरानी सरकारों में भेदभाव होता था, कुछ विशेष वर्ग के लोगों को, उसमें से कुछ चंद लोगों को ही सरकार से फायदे मिलते थे, सरकार उन्हीं तक सीमित रहती थी। तो जनता इससे त्रस्त थी, जो कुशासन था। हमने सुशासन दिया है, जनता को बेहतर सुविधाएं दी हैं, तो जनता ने हमको आशीर्वाद दिया। तो पूरा चुनाव हमारा विकास के नाम पर था। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को एक बार फिर से प्रचंड बहुमत मिला है। बीजेपी की इस जीत में उसके सहयोगी दलों का बहुत बड़ा रोल है। बीजेपी के साथ ही निषाद पार्टी ने भी उसकी जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने हमारे संवाददाता से भी खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं। इस वक्त हमारे साथ निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद जी मौजूद हैं। संजय जी, इस बड़ी जीत पर क्या कहेंगे? बधाई देता हूँ मीडिया को भी, चैनल को भी, जनता को भी, कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को। अब मोदी जी की नीति को और अमित शाह जी के प्रबंधन को, माननीय योगी आदित्यनाथ के सुशासन को, ये उस पर मोहर लगाया और सबका साथ सबका विकास बिना भेदभाव के जो कार्यक्रम हुआ। पिछली सरकारें जो थी वो ट्रेडिशनल वोट बैंक को अपने उस तवज्जो देती थी, बाकी को उपेक्षित रखती थी। वो सारी जातियां, सारे वर्ग मिलकर इस बार एनडीए गठबंधन को जाने। संजय जी, मंत्रियों का रेस में एक समय आपका नाम सबसे ऊपर चल रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि निषाद पार्टी के से 2 मंत्रियों को जगह मिलेगा। क्या आपको भी ऐसी खबर मिली है? देखिए, हम लोग शर्तों की नहीं, सिद्धांतों की राजनीति करते हैं। नहीं, शर्त पे तो आप चले हैं। नहीं, शर्तों की नहीं, सिद्धांतों की राजनीति करते हैं। सिद्धांत निर्बल को सबल बनाना है। मोदी जी निर्बलों को सबल बना रहे हैं। तो आपने तो मांग रखी होगी ना कि हाँ भैया मुझे कैबिनेट मंत्री बनना है, मेरे पार्टी में इतने विधायक जीत के आए, हमने इतना सपोर्ट आपको किया है। देखो, हमें लायक समझा, गले लगाया, लायक समझा, 16 सीटें दी, लायक समझा, जिताया 11 सीटें प्रचार प्रसार करके। तो जिस लायक निषाद पार्टी होंगी। लेकिन आपके सिंबल पे तो 6 ही विधायक है। सिंबल वो टेक्निकल है ना, अब सांप मारना है तो लाठी। टेक्निकल तो भारतीय जनता पार्टी बहुत तरीके से। अगर हमें सांप मारना है तो डंडा हमारा डंडा कमजोर रहेगा, मजबूत डंडे से मारेंगे, और जरूरत होगा 2 डंडे से मारेंगे। सांप मरना चाहिए। मांग कितने पदों का किया ये बता दें। नहीं, हम लोगों ने कोई मांग नहीं की। हम लोगों ने मांग की कि उत्तर प्रदेश में हम लोगों को जो हमारी पार्टी के जो मुद्दे हैं उसे भारतीय जनता पार्टी हल। ये भी चर्चा चल रही है कि अनुसूचित जाति से भी एक उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। क्या उस रेस में आप भी हैं? क्या कोई ऐसा खबर मिला है? वो बड़े भाई हैं, हम छोटे भाई हैं और सारा जवाब बड़ा भाई देता है। वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं है, बस हमने गले लगाया। हमें उम्मीद है बड़ा भाई हमें सम्मान देता रहेगा, आगे हम बढ़ते हैं। आरक्षण को लेकर लगातार आप सक्रिय रहे हैं, बड़ी रैली का आयोजन भी किया रमाबाई अम्बेडकर मैदान में। अब आरक्षण की प्रक्रिया कहां तक पहुंचने वाली? निश्चित रूप से आरक्षण में सही दिशा में चल रहा। माननीय अमित शाह जी ने उस अधिकारी को हटाया, उत्तर प्रदेश से लेटर लिखवाया। आरजीआई ने एक्सेप्ट किया है कि केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जाति का हकदार है और उसने कहा कि 70 लाख थे 1961 में, अभी 3000 कर दिया। उसने कहा आरक्षण दिलाना सामाजिक न्याय मंत्रालय को। 18 जनवरी 2022 को उसने लेटर लिख दिया है। निश्चित रूप से सदन में संवैधानिक अधिकार सदन से मिलता है। जिस तरीके से लेदरमैन गए उसी तरीके फिशरमैन गए, इनका सारा संवैधानिक अधिकार मिलेगा। क्योंकि प्रमाणिक दस्तावेज मैंने इकट्ठा किया, प्रमाण पत्र भी दिलाऊंगा, उन्हें लाभ भी दिलाऊंगा। धन्यवाद। ये थे संजय निषाद। संजय निषाद का साफ तौर पे कहना था कि देखिए, हमारे अंदर इतना दम था कि हमने इतने विधायकों को उतारा, हमें भारतीय जनता पार्टी ने बड़े भाई की भूमिका निभाई, हमें 16 सीटों पे उतारा, हमने 16 सीटों प्रत्याशियों को उतारा और हमारी 11 विधायक जीत गए। इससे हमारे मजबूती को कोई कम नहीं आ सकता है। जहां तक आरक्षण का सवाल है, मंत्रिमंडल में जगह मिलने की सवाल है, तो उस पर लगातार सक्रियता बनी हुई है और भारतीय जनता पार्टी तो हमारी बड़ी भाई है। जो भी हमें पद देगा हमें स्वीकार होगा। कैमरामैन रियाज के साथ में जया सिंह, जनता टीवी, लखनऊ।
यूपी चुनाव के नतीजे आ गए हैं, लेकिन ईवीएम को लेकर विवाद थमा नहीं है। अब सोशल मीडिया पर एक ऑडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ईवीएम बदलने का दावा किया जा रहा है। हार के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तीसरा ट्वीट करते हुए उस व्यक्ति को सुरक्षा देने की मांग की है, जिसकी आवाज अब सोशल मीडिया पर वायरल है। अखिलेश ने ट्वीट लिखा है कि ईवीएम बदले जाने को लेकर एक चुनाव अधिकारी ने किसी से बात की है। जो ऑडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर चल रहा है, माननीय उच्चतम न्यायालय और राष्ट्रपति महोदय उस पर संज्ञान ले। चलिए खबर उत्तराखंड से है तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का आज का हरिद्वार दौरा रद्द हो गया है। हरीश रावत ने अपने ट्वीट अकाउंट से ट्वीट करते हुए ये जानकारी दी है। हरीश रावत ने लिखा है कि मुझे आज हरिद्वार में गंगा जी को धन्यवाद देने के लिए जाना था। तबियत कुछ रुग्ण होने के कारण मैं आज वहां नहीं जा पा रहा हूं। हरीश रावत का आज का दौरा रद्द हो गया है और आज वो हरिद्वार जाने वाले थे और ट्वीट के माध्यम से उन्होंने जानकारी दी है तबियत ठीक नहीं होने की वजह से वो नहीं जा पा रहे हैं। उनका आह्वान करना चाहता हूं आप लोगों के समाज। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल ने हार की जिम्मेदारी ली है। राजधानी देहरादून में मतगणना के बाद पहली बार मीडिया से उन्होंने बातचीत की। धन्यवाद महर्षि जी, कृपया शांति बनाए रखें। तमाम उन कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के उन तमाम कार्यकर्ताओं को उनका आह्वान करना चाहता हूं आप लोगों के समाचार पत्रों और आपके समाचार चैनलों के माध्यम से। उत्तराखंड में जनता में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत दिया है। 5 राज्यों के चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा उत्तराखंड की हुई है, क्योंकि बीजेपी ने उत्तराखंड में दूसरी बार बहुमत हासिल किया है। नतीजों से पार्टी गदगद नजर आ रही है और कार्यकर्ताओं के बीच